डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बैन एकेडमी पे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ओआईसी का नाम आपने जरूर सुना होगा। ओआईसी का नाम आपने हमेशा से इसलिए सुना होगा बिकॉज वो इंडिया के ऊपर एक नेगेटिव कमेंट, एक नेगेटिव प्रोपोगंडा चलाते हुए आई है। बिकॉज पाकिस्तान जो है वो ओआईसी का एक सदस्य है और पाकिस्तान ओआईसी को कंप्लीटली इंडिया के अगेंस्ट यूज करते हुए आया है। लेकिन दूसरे तरफ द डिप्लोमेट इंटरनेशनल मैगजीन जो है इसमें छपा है कि किस तरीके से ओआईसी की क्रेडिबिलिटी रीसेंट टाइम्स में बहुत सिग्निफिकेंटली घटी है। और वो इसीलिए घटी है बिकॉज ओआईसी जो है वो चाइना के ऊपर कोई भी कमेंट नहीं करता है, डिस्पाइट ये बात सबको पता है कि चाइना किस तरीके से अपने मुस्लिम माइनॉरिटीज का बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन, एट्रॉसिटी और टॉर्चर कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद ओआईसी का जो एक डेलीगेशन है, ओआईसी का जो एक सदस्य सदस्य लोग हैं, ये 2024 में चाइना विजिट करते हैं और वो चाइना की खूब तारीफ करते हैं। तो ये ओआईसी का जो एक तरीके से दोहरापन है, एक डुअल स्टैंडर्ड है, इससे ओआईसी आज एक्सपोज हो चुका है, जिसकी वजह से उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो रीसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा घटी है। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग यही बात करने जा रहे हैं कि चाइना अपने मुस्लिम पॉपुलेशन का किस तरीके से एट्रॉसिटी कर रहा है और ओआईसी और इंडिया का रिलेशन कैसा है। और ये जो ओआईसी का दोहरा रवैया है, एक तरफ इंडिया के प्रति और दूसरी तरफ चाइना के प्रति, ये ओआईसी को क्या बताता है, किस तरीके से ओआईसी जो है वो आज प्रोपोगंडा के ट्रैप में फंस चुका है। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करेंगे। बट सबसे पहले आपको ये समझना है कि ओआईसी होता क्या है। तो ओआईसी की संगठन जो है वो 1970 के लगभग बनाई गई थी और इसका काम है मुस्लिम वर्ल्ड का कलेक्टिव वॉइस की तरह काम करना, कि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनका एक साथ ये लोग एक वॉइस में बात कर सकें, सो दैट इनकी वेट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में ज़्यादा हो। तो प्राइमरली ओआईसी का काम था रिलीजियस, जितने भी रिलीजियस कॉजेज हैं मुस्लिम वर्ल्ड के, उसको आगे रखना और जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उसमें कोऑपरेशन करना और मिलजुल कर एक साथ काम करना, सो दैट ये लोग एक साथ अपनी बातों को इंटरनेशनल स्टेजेस में रख सकें, जिसकी वजह से इनका वेटेज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बढ़ जाए। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन के बाद सबसे सेकेंड सबसे बड़ी संगठन है। 57 मेंबर्स इसके पार्टनर्स हैं। हेडक्वार्टर इसका जेदा, सऊदी अरेबिया में। इंडिया जो है वो ओआईसी का मेंबर नहीं है। ये सारे मेंबर्स आप देख सकते हैं ओआईसी कंट्रीज के हमारे हैं। नॉर्थ अफ्रीका में, वेस्ट मिडिल ईस्ट में और इधर आपको साउथ ईस्ट एशिया में। आगे बढ़ने के पहले स्कॉलरशिप के लिए आप एनरोल कर सकते हैं 25 अक्टूबर में, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और कम पढ़ाई करके ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, जिसके लिए आपको थोड़ा सा साइंस आना ज़रूरी है। तो वही साइंटिफिक रिविजन और नोट्स मेकिंग का एक फ्री वेबिनार, एक बहुत इंपॉर्टेंट वेबिनार है जो 25 अक्टूबर को आज आप फ्री में अटेंड कर सकते हैं। न्यू दिल्ली के करोल बाग में हमारे 24 अक्टूबर को इंग्लिश मीडियम के बैचेस, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम के बैचेस, 21 अक्टूबर को प्रयागराज में हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बैचेस, इन स्पेसिफिक डेट्स को, और पटना में भी हमारे बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। बाकी किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट कर सकते हैं, जहां पे आपको ये बताया जाएगा कि अनअकैडमी आईएएस क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, सच एज सी सैट, ऐसे राइटिंग कोर्स, ऑप्शनल कोर्सेज, टेस्ट सीरीज और बहुत सारे फैसिलिटीज। इन सारी चीज़ों के लिए आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब अगर इंडिया का रिलेशन ओआईसी के साथ बात करें तो आप 1969 का इंसिडेंट आपको पता होगा या शायद नहीं पता होगा, कि इंडिया को, क्योंकि इंडिया में भी 10% मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो इंडिया भी एक बड़ा कंट्री है जो इस्लामिक वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इंडिया ओआईसी का मेंबर नहीं है। तो 1969 में ओआईसी, जो पहले कॉन्फ्रेंस ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के नाम से जाना जाता था, तो 1969 में कॉन्फ्रेंस ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का एक मीटिंग था मोरक्को में। वहां पे इंडिया को भी बुलाया गया था। इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए एग्रीकल्चर मिनिस्टर फखरुद्दीन अली अहमद मोरक्को पहुंच गए। लेकिन ऐन वक्त पर मोरक्को ये पहुंच चुके थे, लेकिन ऐन वक्त पर इंडिया की जो इनविटेशन है उसको कैंसिल कर दिया गया था, बिकॉज ऑफ पाकिस्तान प्रेसिडेंट याहा खान। बिकॉज पाकिस्तान जो है उस समय वो सऊदी अरेबिया, यूएई इनका फेवरेट कंट्री हुआ करता था। तो पाकिस्तान ने ये इंश्योर किया कि इंडिया का किसी भी तरीके का पार्टिसिपेशन ओआईसी में ना हो सके। रिसेंटली 2018 में बांग्लादेश ने यह सजेस्ट किया था कि इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस देना चाहिए, लेकिन अगेन पाकिस्तान ने बॉयकॉट किया था। रीसेंट टाइम्स में 2019 में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, बिकॉज पहली बार इंडिया का कोई डेलीगेशन, इंडिया के कोई मिनिस्टर या कोई सीनियर ऑफिशियल ओआईसी के मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं।
लेकिन पाकिस्तान ने रोकना चाहा, लेकिन पाकिस्तान की हार हुई और इंडिया की डिप्लोमेटिक विक्ट्री हुई बिकॉज़ 2019 में सुषमा स्वराज जो है उन्होंने पहला अपीयरेंस दिया। इनफैक्ट इंडिया के पहले मिनिस्टर ने ओआईसी के इस पर्टिकुलर मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, जो कि एक तरीके का बड़ी बात थी ओआईसी कंट्रीज़ के साथ। और ये इसीलिए था बिकॉज़ आज सऊदी अरेबिया, यूएई इन सारे कंट्रीज़ के साथ इंडिया के साथ रिलेशन बढ़ा है। पाकिस्तान आज एक डूबता हुआ कंट्री है और इंडिया एक राइजिंग कंट्री है, इसलिए इन कंट्रीज़ को समझ में आ चुका था ओआईसी को कि इंडिया को हम नहीं अब इग्नोर कर सकते हैं इस तरीके से पाकिस्तान के कहने पे। लेकिन ये 2019 का अगर आप इवेंट छोड़ भी दें, तो इन जनरल जो है वो ओआईसी जो है वो हमेशा से इंडिया के ऊपर नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलाते रहा है। कश्मीर के मुद्दे में पाकिस्तान को सपोर्ट करना, 2017 के रिज़ॉल्यूशन में देखिए क्या कहा इन्होंने कि सपोर्ट फॉर द कश्मीरी पीपल इन देयर जस्ट कॉज़, कि ये जो कश्मीरी पीपल हैं, जो इंडिया से अपने आप को अलग करना चाहते हैं, ओआईसी इनका पूर्ण तरीके से समर्थन करता है। और दूसरी तरफ एक और शॉकिंग चीज़ इन्होंने कहा कि एक्सप्रेसिंग डीप कंसर्न एट ह्यूमन राइट्स वायलेशन बीइंग कमिटेड बाय द इंडियन ऑक्यूपेशन फोर्स सिंस 1947, की जो इंडियन ऑक्यूपेशन फोर्स है, आप समझिए, मतलब कश्मीर में जो इंडियन आर्मी है वो इंडिया ऑक्यूपेशन फोर्स है, मतलब इंडिया ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है और वहां पे जो हमारे इंडियन फोर्सेज हैं वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन करते हैं। तो ये देख सकते हैं कितना बड़ा नेगेटिव प्रोपेगेंडा ओआईसी इंडिया के प्रति चलाते आया है। और रिसेंटली 2019 में सीए के ऊपर और बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आप पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, बट अब देश के न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर भी आपको भरोसा नहीं है, तो उसके भी ऊपर भी आपने इस तरीके के कमेंट को किया। लेकिन दूसरी तरफ अगर चाइना के बारे में बात करें, तो चाइना के लिए ओआईसी के फूल बरसते हैं। चाइना के ऊपर ओआईसी जो है वो कितनी अच्छी चीज़ें कहता है आप देखिए। 2019 में ओआईसी ने रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया जिसमें कहा कि चाइना जो है वो अपने मुस्लिम सिटीजन्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। लेकिन 2019 में भी 19 में ही वो एक और रिपोर्ट जारी करता है, कौन? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स ऑफिस, और वो बताता है कि किस तरीके से चाइना अपने मुस्लिम माइनॉरिटीज जो यूघर मुस्लिम्स हैं उनका किस तरीके से आर्बिट्री एंड डिस्क्रिमिनेट तरीके से डिटेन कर रहा है और इस तरीके से ह्यूमन राइट्स वायलेट कर रहा है अपने यूगर मुस्लिम का, जो एक तरीके का इंटरनेशनल क्राइम है। ये देख सकते हैं आप चाइना के जो वेस्टर्न रीजन में है जहाँ पे जिनजियांग प्रोविजन है, प्रोविंस है, और यहाँ पे यूघर मुस्लिम्स आपको रहते हैं। ये जिनजियांग रीजन चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं यहाँ पे। 80% चाइना का कॉटन, लार्जेस्ट कोल एंड नेचुरल गैस रिजर्व, फिफ्थ ऑफ इट्स ऑयल रिजर्व। और साथ ही साथ जिनजियांग की जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो बीआरआई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जितने भी प्रोजेक्ट्स बीआरआई से जाते हैं वो जिनजियांग रीजन से ही होके जाते हैं। इसलिए चाइना जिनजियांग में किसी तरीके का पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, रेडिकलाइजेशन ऐसे कुछ भी नहीं चाहता है। और इनफैक्ट आपको पता है चाइना एक एथीस्ट कंट्री है, रिलीजन में नहीं मानता है, और यहाँ पे जो यूघर मुस्लिम्स हैं वो इस्लाम में मानते हैं, तो ये भी चाइना को पसंद नहीं है। इस तरीके से चाइना जो है वो जिनजियांग रीजन में एक तरीके का बहुत ज़्यादा एक डिटेंशन चेंबर चला रहा है, जहाँ पे उसको किसी भी पर्टिकुलर लोग के ऊपर शक होता है उसको वो डिटेंशन चेंबर में डाल दे रहा है। आप इस मैप को देख सकते हैं 2020 में किस तरीके से ये पूरा एम्प्टी एरिया था जिनजियांग रीजन में, और अचानक चाइना ने इस तरीके के बहुत सारे डिटेंशन चेंबर्स बनाए रखे हैं जहाँ पे उन लोगों को डाल दिया जाता है जिसके पास कोई ह्यूमन राइट्स कुछ नहीं है। तो इस तरीके से बल्क लेवल में वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं उनका ह्यूमन राइट्स वायलेशन चाइना करते हुए आ रहा है। इसके अलावा और भी आप चीज़ें देखें तो बहुत ज़्यादा यूगर वुमेन्स का मास स्टेरिलाइजिंग कर रहा है सो दैट उनकी पॉपुलेशन ना बढ़े, फैमिली से चिल्ड्रन को अलग कर रहा है, उनके कल्चरल ट्रेडिशंस को हमला पहुंचा रहा है, डिटेंशन 12 लाख यूगर एंड अदर टर्किक माइनॉरिटी एडल्ट्स को कर रहा है, और वुमेन हैव आल्सो स्पोकन ऑफ मास रेप एंड सेक्सुअल अब्यूज। तो इतना ज़्यादा चीज़ें चाइना कर रहा है। और इनफैक्ट फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी की मदद से चाइना हर एक सिटीजन जो यूगर मुस्लिम्स हैं खासकर उनका ट्रैक करता है कि वो कहाँ से कहाँ गए, पूरे उनके प्राइवेसी का वायलेशन है। तो इस तरीके से यूघर मुस्लिम्स का ग्रेटेस्ट ह्यूमन राइट्स वायलेशन चाइना कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद अगर ओआईसी की बात करें तो ओआईसी कंप्लीटली अलग सोचता है। 2023 में ओआईसी डेलीगेशन जिनजियांग रीजन में विजिट किया और इनफैक्ट उसने चाइना की तारीफ की कि चाइना किस तरीके से अपने लोगों का, यूघर मुस्लिम्स का जिनजियांग रीजन में इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट कर रहा है। दूसरी तरफ रिसेंटली इस साल 2024 में ओआईसी का डेलीगेशन चाइना विजिट करता है और ओआईसी कहता है कि चाइना जो है वो हमेशा से इस्लामिक कंट्री को सपोर्ट किया है, उनके सॉवरेंटी को, उनके इंडिपेंडेंस को और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। साथ ही साथ ओआईसी कंट्रीज और चाइना को और म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ाना चाहिए, प्रैक्टिकल कोऑपरेशन बढ़ाना चाहिए, कल्चरल एक्सचेंजेस बढ़ाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ओआईसी कंट्रीज का जीरो कमेंट है चाइना के जिनजियांग रीजन के ऊपर। जीरो, एक एक तरीके से बात भी नहीं करने को तैयार है ओआईसी जिनजियांग रीजन में।
मतलब पता नहीं किस तरीके की मजबूरी है ओआईसी की, लेकिन ये ओआईसी का जो डुअल स्टैंडर्ड है, एक तरफ इंडिया और एक तरफ चाइना के लिए, ये बताता है कि ओआईसी जो है वो चाइना के प्रोपेगेंडा में फँस चुका है। चाइना का जो प्रोपेगेंडा मशीन है, उसमें ओआईसी साथ दे रहा है उसका, और जितने भी जेनोसाइड जो चाइना कर रहा है जिनजियांग रीजन में, उसके ऊपर ओआईसी बात नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ओआईसी अपना जो फंडामेंटल पर्पस है, जिस पर्पस के लिए वो बनाया गया था, वही वो खो दिया है। बिकॉज़ ओआईसी का सबसे बड़ा पर्पस था इस्लामिक कॉज़ को आगे बढ़ाना, इस्लामिक चैलेंजेस को आगे बढ़ाना, इस्लामिक कंट्रीज़ का एक साथ मिलके जितनी भी जगह इस्लामिक लोगों के साथ मुस्लिम के साथ प्रॉब्लम हो रहा है, उनकी बातों को रखना है। इसी बेसिस पे ये हमेशा इंडिया के ऊपर कमेंट करते हैं, लेकिन फिर इनका चाइना के ऊपर क्या हुआ? तो ये बताता है कि ये चाइना के प्रोपेगेंडा में फँस चुके हैं और आज ओआईसी के लिए रिलीजियस कॉज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। ओआईसी के लिए वो इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक कॉज़, कि जो कंट्री जिसको सबसे ज़्यादा हमें फंडिंग देगा, पैसा देगा, इकोनॉमिक असिस्टेंस देगा, हम उसके साथ देंगे, चाहे वो रिलीजियस टॉर्चर करे या ना करे। आप देख सकते हैं कि ओआईसी चाइना के प्रति कितना ज़्यादा फ़ेवरेबल है, बिकॉज़ चाइना से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है। दूसरी तरफ सऊदी, यूएई, आपको पता है रिसेंटली अमेरिका से वेपन्स खरीद रहे हैं। तो ये बताता है कि इस्लामिक कंट्रीज़ कहते हैं कि वो रिलीजियस कॉज़ के लिए खड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो वही करते हैं जहाँ से उनको इकोनॉमिक फ़ायदा आता है। तो ये जो ओआईसी की हिपोक्रेसी है, क्योंकि इसका ओआईसी का जो काम है और जो वो कर रहा है वो कंप्लीटली अलग है। ओआईसी का जो सपना था एक तरीके से मुस्लिम इंटरनेशनल मुस्लिम फ्रेटर्निटी बनाना, मुस्लिम कॉजेज़ को प्रमोट करना, आज ओआईसी जो है वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए रिलीजियस कॉज़ को बैक फुट पे डाल दी है, और ओआईसी एक तरीके से इकोनॉमिक ग्रुपिंग बन चुकी है, जहाँ पे जिस कंट्री से इकोनॉमिक फ़ायदा हो और इन चीज़ों को करती है और इंडिया के प्रति प्रोपेगेंडा को इस तरीके से चलाती है। रिसेंटली गाजा में भी आपने देखा अरब एंड मुस्लिम कंट्रीज हैव फेल्ड टू अप विद द पोस्ट जोर वांट इनिशिएटिव। तो एक तरीके से ओआईसी जो है इसको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। ओआईसी का काम है रिलीजियस कॉज और मुस्लिम कॉजेस को आगे बढ़ाना, मुस्लिम फ्रेटर्निटी को आगे बढ़ाना। इसके लिए ओआईसी को किसी भी कंट्री के ऊपर अगर एनालिसिस करना है तो मेरिट बेस्ड एनालिसिस पे करना चाहिए, पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा इस तरीके से एनालिसिस को नहीं करना चाहिए। तभी ओआईसी क्रेडिबिलिटी प्राप्त कर सकती है, और क्रेडिबिलिटी प्राप्त करनी भी चाहिए, बिकॉज सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर द यूनाइटेड नेशन। तो आपका क्या व्यू है ओआईसी के ऊपर? आपको क्या क्या लगता है ओआईसी को क्या क्या सुधार लाना चाहिए? जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।